जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं और कहना अतिशयोक्त ना होगा कि पूरी गणित में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से ये एक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, चाहे वो घातों वाले सवाल हों। इसके अलावा हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे और रिमाइंडर थ्योरम, जो कि सबसे अच्छे क्वेश्चन इसमें माने जाते हैं और किसी भी वनडे एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। तो इन सभी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बेसिक क्लास आपको दे चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि संख्याओं से संबंधित जो भी आपकी संकल्पनाएं हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम कैसे करते हैं। जिसमें हमने आपको संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसके अलावा वास्तविक संख्याएं, उनके प्रकार और ये सभी चीज़ें, डेसिमल को अच्छे से डिस्कस किया था। वास्तविक संख्याओं के जो पूर्णांक और दशमलव में विभाजन होता है और पूर्णांक संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक होती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पूर्ण वर्ग, सम, विषम और भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में भी अध्ययन किया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास है, फर्स्ट क्लास है और ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है। सभी को देखना चाहिए, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ये पढ़ा है। ठीक है, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, जो लर्निंग करेंगे, वो करेंगे इसके अगले और एडवांस पार्ट की, जिसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है इकाई अंक ज्ञात करना। आप सभी जानते होंगे एग्जाम में यूनिट डिजिट कितना पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं। अब अगर बच्चों वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इकाई अंक क्या होगा, तो वो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा। कुछ संख्याएं दी होंगी और उनका आपस में गुणा करा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनका अगर आपस में गुणा कराया जाए तो क्या आंसर आएगा। तो हम लोग अर्नब जी का शो तो है नहीं कि इतने लोग बिठा दिए और आपस में लड़ा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको छोड़ देंगे, इनके यूनिट डिजिट का गुणा कर देंगे। 9 एकम 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा फिर 9 का 5 से करा देंगे, 9 पन्ना 45, यानी यहाँ पर यूनिट डिजिट हमें कितना मिल गया, इकाई अंक कितना मिल गया, 5 मिल गया। और फिर 5 का गुणा किस में करेंगे, 8 में, 8 पन 40 होता है, यानी यहाँ 0 मिल गया। ऑब्वियसली एक बार अगर 0 आ जाता है तो फिर आप कितनी भी बार गुणा करो, उसका जो मान रहेगा इकाई अंक का, वो हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ऊपर वाली संख्या अगर इस तरह से दी हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, गुणा में दी हो तो सबके इकाई अंकों का गुणा कर देते हैं और जो भी इकाई में आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। इसमें कोई डाउट किसी को होगा नहीं, आई थिंक सो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और एक दूसरा इसका जो छोटा सवाल बनता है कि अगर संख्याएं प्लस और माइनस में दी हो, है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा गुणा में ही दी होंगी। तो कॉन्सेप्ट है, हमें आना चाहिए। तो अगर संख्याएं प्लस और माइनस में दी हो तब क्या करेंगे, तो फिर प्लस वालों को जोड़ लेंगे और माइनस वालों को घटा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। तो 3 और 2 5, ये प्लस की है तो 3 2 5 हो गया, ये माइनस का छोड़ देते और 8 5 13 हो गया। तो 13 प्लस का बन रहा है और माइनस का कितना बन रहा है, 1। यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो जो इकाई अंक बचेगा वो हमारा कितना बचेगा, 2। तो इस जो भी ये संख्याएं दी हैं, इनको अगर हम जोड़ते घटाते हैं तो जो हमारा यूनिट डिजिट हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो कि सबको पता होंगी, हमने बता दी। अब बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पावर वाली संख्याएं आ जाती हैं तो वहां पर इकाई अंक को कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आप अगर देखेंगे तो तुरंत आपको आ जाएगा। यहाँ पर दो तरह की संख्याएं होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर 1 से लेकर 10 तक हम जाएं या 0 से लेकर 9 तक जाएं तो आपको दो तरह की संख्याएं मिलती हैं। कोई भी संख्या होगी जैसे 4 6 8 9, तो लास्ट में यूनिट डिजिट कोई अंक आएगा और वो क्या आ सकता है, वो 0 से लेकर 9 तक आ सकता है। भाई यही तो अंक आएंगे, 0 से लेकर 9 तक आएंगे। तो बस इसी के ऊपर हम आपको बताते हैं कि जो ट्रिक वर्क करती है वो कैसे होती है। भाई हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि 934 का गुणा 420 बार करें, है ना, तो इतने भी हम लोग बेवकूफ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर आपका बेस में, बेस का मतलब ये जो बेस होता है, बेस में और इकाई के स्थान पर, यहां पूरी संख्या को कंसीडर नहीं किया जाता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। सपोज करो 400 और कितना लिखा है, 11 लिखा है, तो यहां पर अगर इसकी पार कुछ भी चढ़ा है, मान लीजिए 112 चढ़ा है, तो यहां पर अगर इकाई अंक इसका पूछा जाए तो हम इस अंक को छोड़ देते हैं, केवल इसका इकाई अंक उठाते हैं, यानी 1 इसका इकाई अंक था और जो इसके ऊपर पार लगी होती उसी पार को इस पर चढ़ा देते हैं। अब आप समझिए, 1 को चाहे कितनी बार गुणा कीजिए, इकाई अंक तो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से लास्ट में जो संख्या है बेस में, उसके लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, अगर ये 4 अंक दिए हैं, अगर 4 अंक लास्ट में दिए हैं, तो उसमें कितनी भी पावर क्यों ना चढ़ी हो, कितनी भी घात क्यों ना चढ़ी हो, उसका जो इकाई अंक होगा वो यही संख्याएं होंगी।
बदलेंगी नहीं। जैसे 5 के ऊपर आप कितनी भी बार गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5, फिर 2 बार करेंगे तो 5 25, 3 बार करेंगे तो 125। आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट में हर जगह कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बहुत बेसिक क्लास है, आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, जीरो है आप मैथ में, तब भी आप यहाँ मैथ सीख कर जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये जीरो वालों के लिए, जब एडवांस इसका स्तर आएगा तो वो भी आपको लगेगा, अभी आगे की स्लाइड में आएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ आपके लेवल की भी चीजें हैं, और चीजें वो होंगी जो एग्जाम में आती हैं। आपके लेवल या क्वेश्चन लेवल से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, इसी तरह से जब आप 6 का करेंगे तो 6 कम 36 और 216, तो 6 ही मिलेगा। तो यानी कि आपको याद क्या रखना है, अगर जीरो यूनिट डिजिट में है तो हम इनका अगर कोई भी पावर हो तब इकाई अंक यही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, इतनी हमें पता हो गई बात। अब बात करते हैं दूसरी दो, अब इसके अलावा जो अंक बचते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए क्या, यहाँ 4 और 9 हमने अलग कर रखा है, लेकिन अलग नहीं करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं, अच्छा यहाँ आगे स्लाइड नहीं है शायद इसके आगे की, चलिए कोई नहीं, देखिए हाँ क्या है वो हम आपको बताते हैं। जो रूल है, 0 1 5 6 को छोड़ के क्या बच रही है, 2 3 4 और 5 6 है नहीं, 7 और 8 और 9, ये संख्याएं बच रही हैं। अगर ये बेस में होती हैं और किस अंक पे होती हैं, इकाई के अंक पर होती हैं, तब फिर जो भी पावर लगी होती है, जो भी घात लगी होती है, उसमें हम 4 का भाग लगा देते हैं, और जो शेष बचता है उसी शेष को इनके ऊपर घात लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, किसी एक को ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 217, और 217 के ऊपर हमने घात लगा दी 613 घात लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है कि 217 की पावर 613 अगर है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, हमने पहले बताया है, हम केवल इस वाले अंक को ले लेंगे 7 और इसके ऊपर पावर लगा देंगे 613। अब क्या करेंगे, हमने कहा था कि इनके अलावा जो भी अगर ये संख्याएं आती हैं और इनकी एक बड़ी सी पावर दी हो, तो आप इसमें कितने का भाग लगा देंगे, 4 का भाग लगा देंगे। 4 का भाग लगाते हैं, देखते हैं क्या बचता है, 4 एकम 4, कितना बचा है, 2 21 हुआ, 4 पंचे 20 और 1 बचा, 13 हुआ, 4 तियो 12। जब हमने इसको काटा तो कितनी बार कटा, 153 बार, और शेष कितना आया, 1 बच गया शेष। बस आपको क्या करना है, ये तो कट ही गया है, इसको छोड़ दीजिए, जो 1 बचा है इसी को इसकी घात पे हम लगा देंगे, तो हमारा जो इकाई अंक बन जाएगा वो 7 एकम 7 7 ही इकाई अंक बन जाएगा। इसी तरह से ये चीज इन सभी पर अप्लाई होगी। ऐसा क्यों होता है, तो आपको 1 सेकेंड में हम ये भी बता देते हैं। आप 2 को ले लीजिए, तो 2 एकम 2, अगर 2 की पावर 1 है तो कितना आता है, 2, 2 की पावर 2 है तो कितना आता है, 4, 2 की पावर 3 है तो कितना आता है, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 की पावर अगर 4 है तो कितना आएगा, 16, तो नहीं सॉरी, हाँ 8 दूनी 16, और 2 की पावर 5 है तो कितना आ जाएगा, 32। अब आप एक चीज यहां पर देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जब घातें इस तरह से चल रही थी तो इकाई अंक देखिए कैसे थे, 2 4 8 6, ये कितनी बार, 4 बार ऐसा हुआ। और फिर से आप जब 5वीं पे पहुंचे फिर 2 आएगा, अगली में फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर से 4 बार में रिपीट होगा। ऐसा करके ये जो यूनिट डिजिट हैं हर 4 बार में रिपीट होते हैं। और इन किनके किनके होते हैं, इन सबके होते हैं, जितनी ये दी इनके अलावा दी, इन सबके यूनिट डिजिट जो इकाई अंक होते हैं, इनके पावर अगर चढ़ाओ तो 4 बार में इनकी जो संख्याएं हैं ये वही संख्या दोबारा रिपीट होने लगती है। इसीलिए हम 4 से पावर में भाग लगा देते हैं, ताकि हमें रिपीटेशन से क्या लेना देना है, जो शेष बचेगा वही तो विषम होगा, वही तो ओड होगा। तो वो जितना जितना कॉमन होता है उसको हम हटा देते हैं, कॉमन पार्ट को। तो 153 बार आया था तो उसको हमने हटा दिया, अब हमारे पास क्या बचा, 1 बचा है, तो बस उसी को पार लगा देते हैं। यहां पर नोट बहुत ध्यान रखना, जो हम नोट बता रहे हैं, अगर भाग लगाने पर शेषफल 0 हो जाए, अगर भाग लगाने पर शेष कितना हो जाए, 0 हो जाए, इन दैट केस, सपोज करो इसी में देख लेते हैं हम लोग, इसी को देख लेते हैं। मान लीजिए कितना था, 613 की पावर 600 हम 24 कर देते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए 3 है तो ऑब्वियसली 4 का भाग लगेगा, काट दीजिए इसको, 4 एकम 4 और कितना 2 22, 4 पंचे 20, फिर 2 24 और 4 छंग 24। देखो 156 बार चला गया, पूरा कट गया है। अब हम क्या करेंगे, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है उस कंडीशन में इसको तो हटा ही देते हैं। 3 की पावर आप 0 नहीं लिखेंगे, यहां पर 3 की पावर आप कितना लिखेंगे, आप 4 लिखेंगे। कब, जब शेष 0 हो तो पावर को कितना मान लो, 4 मान लो।
और 4 तो पावर में आप निकाल ही सकते हो, ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं, किसी संख्या की 4 पावर करोगे तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो बस इतनी बात आपको याद रखनी थी। घातों से संबंधित, पावर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है और आपसे इकाई अंक पूछा जाता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। अब ये दिए हैं तो इनको इसी तरह से हम आराम से लगा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, अब पहले विभाजिता देख लेते हैं क्योंकि वो अगेन अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। विभाजिता की बात करते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन विभाजिता से संबंधित पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो 2 की विभाजिता ना जानता हो। किसी भी संख्या के अंत में 0 है, 2 है, 4 है, यानी कोई भी सम अंक है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 3 से विभाजिता कहती है कि अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से अगर कटता है, अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल 5, 1 6, 4 10 और 2 12। हमने ऐसे रैंडमली एक संख्या लिख दी है, बस हमने क्या ऐड किया था? 5, 1 6, 4 10 2 12। अब हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से कटेगी क्योंकि इसके अंकों का जो योगफल है ये वाला, ये योगफल है वो कितना हो रहा है? 12, और 12 3 से कटता है इसलिए संख्या भी 3 से कटेगी। तो ये बात आपको पता होगी, ठीक है। अब 4 से विभाजिता कहती है किसी भी संख्या का इकाई और दहाई अंक, अगर इकाई और दहाई अंक 4 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इकाई और दहाई से मतलब आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, 5, 4, 6, 9। अब यहां पर लिख दीजिए जरा 8 4 84। तो अगर 84 आपको पता है 84 4 से कटता है तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी आई थिंक, ठीक है। 5 से विभाजिता कहती है किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। आपको पता होगा आप 5 से विभाजित वही संख्या कर पाएंगे जिसके लास्ट में या तो 5 हो या तो क्या हो? 0 हो, ठीक है। 6 से विभाजिता कहती है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो सकती है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। भाई 6 अपने आप में किससे मिलकर बना है? 2 और 3 से मिलकर बना है, तो जो 2 और 3 से संख्या कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगी। तो इसके लिए आपको पता है 2 के लिए आपको ये कंडीशन देखनी है और 3 के लिए आपको ये कंडीशन देखनी है। तो यहां तक जो रूल्स थे विभाजिता के, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको पहले से ना पता हो। अब बात कर लेते हैं आगे। 8 से विभाजिता ये कहती है कि आपका जैसे 4 में क्या था? इकाई और दहाई था, उसी तरह से 8 में थोड़ा सा बढ़ जाता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी लास्ट के 3 जो अंक होते हैं अगर वे अंक 8 से डिवाइड हैं तो वो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। बात इतनी सी है, कुछ भी आप लिख दो, 2 5 6 4 9। अब यहां पर हमें देखने वाली बात है कि 9 अगर यहां पर है तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने ये संख्या लिख दी। अब आपको पता होगा कि ये जो यहाँ पर 6 कर देते हैं, ये जो संख्या है ये 8 से डिवाइड होगी। ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 8 से डिवाइड होगी। अतः हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, मात्र इसको देख लेते हैं कि 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर ये पूरा कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 8 से कैसी होगी? डिवाइड होगी। क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं 9 से विभाजिता, जो 3 से विभाजिता थी। 3 से विभाजिता क्या थी? कि अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, क्योंकि 3 भी कहीं ना कहीं 9 भी कहीं ना कहीं 3 का क्या होता है? गुणज होता है, मल्टीपल होता है ना। तो वही चीज यहां पर भी फॉलो होती है। तो 9 से विभाजिता कहती है कि अंकों का योग 9 से अगर डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। 10 से विभाजिता आपको पता होगा, जिस संख्या के लास्ट में 0 आता है वह संख्या किससे डिवाइड होगी? 10 से। 11 से विभाजिता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आज तक की हिस्ट्री में पूछा गया है, वो 11 से विभाजिता से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको हम बता दें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ईवीएस के क्लासेस PYQ से शुरू हो चुके हैं यूपी टेट के लिए। यूपी टेट के लिए अगर जो पॉलिटी आप पढ़ते हैं तो पॉलिटी की सेपरेट क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, संविधान शुरू हो चुका है वहाँ पर। जो 2-3 क्लासेज हो चुकी, 4 क्लासेज आई थिंक हो चुकी हैं, तो आप वहाँ पर पॉलिटी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, सेकेंड क्लास है मैथ का, पहला आप देख सकते हैं। CDP बस आज या कल में स्टार्ट हो जाएगी। तो विधिवत क्लासेज आपको मिलने लगेंगी हमारे चैनल पे। और इससे पहले ऑलरेडी यूपी टेट जब पहली बार खबर आई थी तब क्लासेज शुरू हो गई थी और चल भी चुकी थी, CDP की भी और मैथ की भी। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैराथन हम लोग PYQ के पहले ही सोच रहे हैं कि शुरुआत में ही आपको करा दें, जो भी पिछले 10 साल के रहे हैं क्वेश्चन 2016 से 2022 तक जो भी क्वेश्चंस रहे हैं उन सभी को करा दें, ताकि एक आइडिया
आपके दिमाग में डेवलप हो जाए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, चैप्टर कौन से ज़्यादा वेटेज वाले होते हैं, तो आप अपनी तैयारी को उसी तरह से कर पाओ। भाई ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस पूरा है तो वो पूरा बराबर इंपॉर्टेंट होता है। आपने अभी सीटेट दिया होगा, आपने देखा होगा जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, यही पूछे जाते हैं, कोलबर्ग हैं। अब आप वहाँ पर 10 और मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे, फालतू के पावलाव पढ़ेंगे, वहाँ पर थॉर्नडाइक पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। उसी तरह से यूपी टेट का भी अपना एक पैटर्न होता है, ऐसा नहीं इसका पैटर्न नहीं होता है। तो जो मनोवैज्ञानिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज करके हम लोग चलेंगे। तो सबसे जो बेहतर हैं, जहाँ से 60, 70, 80% पेपर बनता है, वो पहले पार्ट हो जाए। तो चीज़ें अच्छी कराई जाएंगी, इसलिए आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 11 से विभाजिता कहती है, 11 से विभाजिता बहुत ही सिंपल होती है, सम स्थानों पर के अंकों का योग। लिख देते हैं एक बार, सम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर रहता है विषम स्थानों पर के अंकों के योग का जो अंतर है वो अगर 0 आता है या 11 का कोई गुणज आता है, 11 का कोई गुणज आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। सिंपल शब्दों में आप इसको समझिए। मान लीजिए आप जानते हैं कि 1331 11 से विभाजित होती है, आपको पता है। तब ये नियम क्या कहता है कि सम स्थानों पर के अंकों का योग। सम स्थान क्या होते हैं? दूसरा स्थान सम होता है और चौथा स्थान सम होता है। ये दूसरा स्थान है, ये चौथा है। तो इसके अंक क्या है? 3 और 3 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर। इनका योग कितना आएगा? 4। अब हमने क्या कहा? विषम स्थान। विषम क्या होता है? पहला और तीसरा। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 3 है, और 3 और 1 इसका भी मान कितना आ जाएगा? 4। अगर इनका डिफरेंस यानी इसका अंतर 0 है, 11 है या 22 इसका कोई गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। बस आपको इतना पता होना चाहिए। ऐसा कुछ भी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ क्वेश्चन और अच्छे अच्छे बनते हैं। आपको एक संख्या दे दी जाती है और बीच में एक अंक गायब कर दिया जाता है, तब आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस जगह पर कौन सा अंक आएगा। तब भी आपको यही नियम लगाना होता है। जब आप सम और विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर देखते हैं तो जो अंतर 0, 11, 22 देता है जिस अंक को जोड़ने से, उसी अंक को हम उस जगह पर रख देते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तब वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला है 7 और 13 से विभाजिता। देखिए 7 और 13 से विभाजिता ये कहती है कि कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 2 2 2 2, एक तो ये होता है कि 6 बार अगर कोई भी अंक आ रहा है तो वो 7, 13, 37 और 11 से वो संख्या विभाजित होती है। ये एक नियम होता है। लेकिन एक और नियम होता है, जिस तरह से 11 के लिए हमने आपको बताया 11 के लिए कि एक एक अंक जोड़ा जाता है, तो इसमें कोई भी संख्या दी है जैसे 5, 6, 7, 8, 9 है ना, और 3, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इनके 3 3 के जोड़े बना लेते हैं और इनका डिफरेंस करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, 3 3 के जो, हालांकि ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट या इन चीज़ों में, इन एग्जाम्स में पूछे नहीं गए हैं, फिर भी 11 तक पूछा जाता है। इनके 3 3 के जोड़े बना लेते हैं और उनका डिफरेंस देखते हैं। अगर वो डिफरेंस 7 से और 13 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 7 और 13 से डिवाइड हो जाती है। कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आपकी विभाजिता के नियम थे। तो 2 चीजें हम समझ चुके हैं, इकाई अंक ज्ञात करना और विभाजिता। अब हम लोग तीसरी चीज पे आते हैं और देखते हैं परिणाम के अंत में 0 की संख्या ज्ञात करना। बहुत बार ऐसा होता है कि संख्याएं दे दी जाती हैं, जैसे कहा जाता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का गुणा कीजिए, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट 100 तक का गुणा कीजिए और बताइए कि लास्ट में 0 कितनी आएंगी, लास्ट में क्या शून्य कितने आएंगे। अगर ये आपसे पूछ दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पता होना चाहिए कैसे निकालोगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में ये करते हैं, यहाँ पर लगातार संख्याएं होंगी, ये ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में जो 100 है तो 100 के बटे हम, अच्छा पहले आपको हम इसका रूल बता दें कि ये होता कैसे है 0 डिसाइड। देखिए किन्हीं भी अंकों का जब आप गुणा करते हैं तो 2 अंक होते हैं जो 0 को डिसाइड करते हैं, एक होता है 2 और एक होता है 5। केवल इन्हीं 2 अंकों का गुणा करने से आपको क्या प्राप्त होता है, 0। अदरवाइज आप किसी का भी गुणा आपस में कर दीजिए, आपको 0 नहीं मिलेगा। आप या तो 2 का या 5 का गुणा ही करेंगे तभी आपको 0 मिलेगा। अब आप ऐसा नहीं कह देना कि 4 और 10 का गुणा करेंगे तब भी 0 तो आ जाएगा, तो वो भी तो 2 का ही मल्टीपल है ना। तो बात बेसिक हो रही है कि 2 और 5 का जब आप गुणा करोगे तभी आपको 0 मिलेगा, ठीक है। यानी 1 से लेकर अगर हम 10 तक संख्याओं का गुणा करें
तो 10 तक संख्याओं का गुणा करें तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, इस तरह का सवाल जो बनता है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि 1 से लेके 10 तक आप गुणा करोगे तो हमें आप ये बताइए कि यहाँ पर 2 कितनी बार आया है। यहाँ पर 2 एक बार यहाँ आया, 2 बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, 4 बार यहाँ आया, तो 2 तो बहुत बार आ गया। लेकिन 5 कितनी बार आया, 5 एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया, मात्र 5 यहाँ और यहाँ, यानी 5 आया है 2 बार। तब हम आपको बताना चाह रहे हैं जो बेसिक बात है कि 2 और 5 के गुणा की वजह से जीरो क्रिएट होता है, लेकिन उसमें भी आपको याद रखना है जीरो को डिसाइड कौन करता है, 5 करता है। जीरो को कौन डिसाइड करता है, 5, क्योंकि किन्हीं भी संख्याओं जब किन्हीं भी संख्याओं का गुणा होता है तो 5 ही कम बार आता है, 2 तो बहुत बार आ जाता है सम होने की वजह से। इसलिए चाहे जितनी बार आ जाए, ये क्या डिसाइड करेगा, जो कम बार आएगा वही डिसाइड करेगा, क्योंकि गुणा तो उतनी बार हो पाएगा जितनी बार वो आया है 5। अब 2 कितनी भी बार आ जाए तो फिर उससे तो कुछ हो नहीं जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई कि 2 और 5 के गुणन से ही जीरो बनता है, और उसमें भी जीरो को डिसाइड कौन करता है, 5 करता है। ठीक है, जीरो को जब 5 डिसाइड करता है तो फिर यहाँ कैसे लगेगा, तो फिर हम यही करते हैं कि ये 100 है तो इसमें हम भाग लगाकर 5 से ही कर लेते हैं कि इसमें 5 कितनी बार आया होगा। तो 5 का जब आप भाग लगाएंगे तो यहाँ 20 आपको मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे, इस 20 को भी सिंप्लीफाई करेंगे, 20 में भी 5 कितनी बार आया होगा, तो कितनी बार आया होगा, 4 बार। तो यहां से हम देखेंगे कि 20 और 4 24, यानी 100 तक जब संख्याओं का आप गुणा करेंगे, फिर से ध्यान देखना, 100 तक तो 100 में हमने 5 का भाग लगाया, यानी कितनी बार आया होगा, 20 बार, और 20 में कितनी बार आया होगा, 4 बार। तो 20 4 24, कुल मिलाकर जो 5 आया होगा वो कितनी बार आया होगा, 24 बार आया होगा। 2 तो बहुत बार आया होगा, 2 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जीरो भी इसके लास्ट में कितने होंगे, अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो जीरो भी कितने होंगे, 24 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 24 जीरो। अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो जीरो की संख्या 24 होगी। इसी तरह से जैसे ये 51 से 100 तक है तो आप 1 से 100 तक आप 24 मिले हैं, और 1 से 50 तक कितने मिलेंगे, तो 50 बटे कितना, 5, कितने, 10। अब 10 को भी कर दो, 10 बटे 5 यानी 2, जब तक करते रहते हैं 5 से छोटा ना हो जाए। तो देखो 12, तो 12 इससे हम घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 12, यानी 51 से 100 तक जीरो की संख्या अगर पूछी जाए इस तरह से खंड करके तो कितनी आएगी, 12 आएगी। पहले पूरा निकाल लेते हैं, फिर जितना नहीं पूछा उतना घटा देते हैं। ठीक है, तो एक ये है शून्यों की संख्या आपसे पूछ दी जाती है। अब आ जाइए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना बहुत, मतलब ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं, यहां पर देखिए। अब आप 10 को देखिए, 10 किससे मिलकर बना है, 10 में गुणे 10, और 10 किससे मिलकर बना है, 2 में गुणे 5 गुणे 2 में गुणे 5। तब आप यहां पर देखेंगे 2 की पावर 2 आ रहा है और गुणे 5 की पावर 2 आ रहा है। तो यहां अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या, ये जो अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो किसी भी संख्या को जो आधार उनका बेस है उसको इसमें लाते हैं, मतलब इसके इन गुणनखंडों में लाते हैं, और तब हम देखते हैं कि उसके मतलब कितने बन रहे हैं, और जैसे जोड़े कितने बन रहे हैं। जैसे 2 के यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं, 2, तो 2 की पावर 2, 5 के कितने बन रहे हैं, 2, तो 2, तो यहाँ पर टोटल जो हो जाएंगे 2 इसके और 2 इसके, तो गुणनखंड कितने हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे आपको दे दिया जाएगा, 1080 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो आपको कैसे निकालना होगा हम वही बता रहे हैं आपको। इस तरह से इसको आप काट लीजिए, और काटने के बाद देखिए कि वो 2 3 5 7 के कितने यहाँ पर खंड बना पा रहे हो आप। जो खंड बना पा रहे हो, फिर एक समान गुणनखंडों को एक तरफ कर लीजिए। जैसे 2 अभाज्य है तो इसमें 2 के जितने भी हैं, जैसे एक और 2 होता तो हम यहाँ क्या कर देते, 3 घात कर देते, और फिर इन घातों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और जो भी जोड़ आएगा वही अभाज्य गुणनखंडों की क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। अब अगर ऐसा ही क्वेश्चन पावर में दे दिया जाए, घात में दे दिया जाए, तब आप क्या करोगे, तो घात के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले तो हम इसको तोड़ लेते हैं। 18 को बेस नहीं रखेंगे, हमने कहा बेस हम यही रखेंगे, कौन, अभाज्य। बेस क्या रखेंगे, अभाज्य रखेंगे। अभाज्य बेस क्या होगा इसका, तो 18 को काटिए, 2 नीम 18, और 9 को भी काट दीजिए, 3 3। देखिए ये तो बेस हो गए, और 2 3 ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप देखिए 2 की पावर 1 और गुणे 3 की पावर कितना है, 2 है, 3 की पावर कितना है, 2। तो यहां पर देखिए टोटल 2 और 1 3 कितने बन रहे हैं,
3 अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं, लेकिन इसकी पावर भी 21 चल रही है, इसलिए इस पावर का यहाँ पर गुणा कर देंगे और 21 3 63 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी कितनी, 63। तो ये इस तरह से पावर वाले होते हैं। अभी आएंगे क्वेश्चन तब हम लोग इसको और अच्छे से लगाएंगे, अभी कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा बता के चल रहे हैं। किसी संख्या के भाजकों या गुणनखंडों की अब पूछ दिया जाता है कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये कौन से नहीं है, ये अभाज्य वाले बात नहीं हो रही है। अगर अभाज्य होगा तो वो अभी जो हमने पीछे बताया था, अगर ऐसा आ जाए कि 120 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या, तब हम पहले तो अभाज्य ही निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड अभी हमने आपको बताए थे कैसे निकाले जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 120 को देख लेते हैं, तो क्या होता है 12 में गुणे 10, सिंपल कर लेते हैं। 12 को 2 दूनी 4 और 3 12, और 10 को कर लेते हैं 2 पंचे 10। अब देखिए इसको 2 पंचे 10, अब दो कितनी बार, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। ये जो आए हैं, अगर यहां पर सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पूछता तो कितने हो जाते, 3 1 4 1 5 हो जाते। अभी हमने आपको बताया था 3 1 4 1 5 हो जाते, लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर कुल गुणनखंड पूछ रहा है। तब कुल गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं वो देखिए। तो जो ये गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड, उन सभी में एक एक जोड़ दीजिए, कितना कितना, एक एक जोड़ दीजिए, किसमें, अभाज्य में, अभाज्य में जोड़ दीजिए। तो 2 की पावर 3 था तो इसको कर दीजिए 4 गुणे, 3 की पावर 1 था तो इसको कर दीजिए 2 गुणे, 5 की पावर 1 था तो 1 था, इसको भी 1 बढ़ा दीजिए यानी कि 2। तो सभी में +1 कर देते हैं और इनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो इसके जो कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 16। आपको लग रहा होगा बहुत छोटा सवाल है, लेकिन लोग गलतियां कर जाते हैं, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर जल्दी में कि हम कुल गुणनखंड निकालें या अभाज्य गुणनखंड निकालें। तब अभाज्य गुणनखंड हमने आपको अभी पीछे बताया और कुल गुणनखंड निकालना ये होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, क्या है, शेषफल ज्ञात करना। जो रिमाइंडर थ्योरम आपने अलजेब्रा में पढ़ी होगी, तो उसी से संबंधित अरिथमेटिक में सवाल कैसे बनते हैं उनको देखते हैं। शेषफल ज्ञात करना क्या होता है, अगर पावर वाली संख्याएं हैं तो उसमें भाग कैसे होता है। बेसिकली यहाँ पर जो सवाल आते हैं तो या तो बेस से एक कम से भाग लगाया जाता है, देखिए यहाँ 17 है तो 18 से, या एक अधिक से भाग लगाया जाता है। यही क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा बनेगा, या तो एक कम से भाग लगाया जाएगा या एक ज्यादा से भाग लगाया जाता है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, 18 - 1 की पावर 19 चल रहा था ऑलरेडी, ठीक है, 18 - 1 की पावर 19। अब आप देखिए यहाँ पर 18 मिल गया है। अब यहाँ पर ये होता है, देखिए बेसिकली अगर कहा जाए, आपसे कोई कहे कि 17 में 18 का भाग लगाइए तो शेषफल क्या आएगा, तब यहाँ पर शेषफल क्या माना जाता है, शेषफल आएगा -1। भाई -1 शेषफल आएगा, लेकिन -1 शेषफल हो नहीं सकता है, -1 शेषफल हो नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ पर 18 जोड़ दिया जाता है। तो शेषफल वास्तव में रहता कितना है, 17। यानी हम ये बात जानते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं 18 के भाग केवल 18 में ही लगेगा। इससे नीचे अगर कोई संख्या होगी तो वही संख्या उसका शेष रहेगी। ये तो मोटा माटी हम लोग जानते हैं ना, कि अगर यहाँ 19 होता, 19 में 18 का भाग लगता, तब तो शेष हमें पता था कि 1 बचता, लेकिन यहाँ पर 17 ही है, 17 में तो भाग लगाओगे नहीं, अगर लगाओगे टेक्निकली तो -1 शेष बचेगा, -1 निगेटिव में रिमाइंडर हो नहीं सकता है। तो उस कंडीशन में शेषफल कितना है, यही जो बेस में होता है वही शेषफल होता है, ठीक है। फिर यहाँ बात कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 17 की पावर 19 को हमने कैसे कर दिया है, 18 - 1, तो 18 से 18 गया। अब यहाँ पर देखिए -1 को हम पावर कितनी लगाएंगे, 19, और 19 का सीन क्या रहता है, अगर विषम घात होती है, ये कैसी घात है, अगर विषम घात होती है तो यहाँ पर ये माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा ना, अगर विषम घात है माइनस ही रहेगा। तो माइनस हमने पहले बताया, माइनस शेषफल हो नहीं सकता है। तब आप इसमें 18 जब आप जोड़ोगे तो इसका जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला, एक बेसिक आप ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, 17 की पावर 19 था और हम यहाँ पर 18 से हमें भाग लगाना था। हम इसको क्या कर लेंगे, हम एक हमें फॉर्मूला पता है, a³ + b³ अगर हमें मिल जाए तो a + b एक कोष्टक में होता है a² + b² - ab होता है, यानी a + b से वो कट जाता है। अगर a³ + b³ फॉर्म मिल जाए, यहाँ हमें विषम दिख गई ना, तो हम इसको a³ + b³ फॉर्म में बना सकते हैं। और ऐसा अगर होता है तो a + b से ये चीज कट जाती है। तो इसको कैसे बनाएंगे, +1 की पावर 19 और -1 की पावर 19 सॉरी
-1 की पावर कितना कर देंगे 19। कोई फर्क तो पड़ा नहीं, एक बार जोड़ा गया है उसको, एक बार घटाया गया, तो कोई फर्क संख्या में तो पड़ेगा नहीं। अब आप देखिए ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम काटेंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी, क्या होता है, ए प्लस बी से ये कट जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी से कट जाएगा, यानी ये 18 से कट जाएगा। 18 से ये कट गया तो बचा कितना है, -1 की पावर 19, -1 की पावर 19 बचा है। अब -1 की पावर 19 वही जो यहाँ पर बच रहा था, तो माइनस में तो रहेगा नहीं, यानी 18 इसमें हम जोड़ देंगे। जब 18 हम जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा, हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, छोड़िए इसको, देखिए बेसिकली जब भी ऐसा पावर वाला सवाल आए, 3 तरह के सवाल में एक ही शेष बचता है, 3 तरह के सवाल में एक ही शेष बचता है, केवल एक यही सवाल होता है जिसमें इसका जो बेस होता है वही शेष बचता है। अगर ट्रिक की बात करोगे तो ये ट्रिक है, कब ये विषम हो और ये जो इसके ये जो संख्या है वो बेस से ये संख्या बड़ी हो। तो ये आप क्वेश्चन में करेंगे, ऐसे लगातार 3-4 क्वेश्चन देंगे तब आपको बताएंगे कि हमेशा रिमाइंडर एक ही बचता है ऐसे वाले केस में। अगर आपको नहीं आता तो एक ही आप लगा दो, बस केवल यही एक केस होता है जहां पर ये वाला बेस ही रिमाइंडर बचता है। अभी हमने बताया था कि 17 यहाँ बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर 13 से भाग दिया जाएगा तो ऐसे ही बता दो कि रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 14 से 13 एक कम है और यहाँ कैसी घात है, समघात है। तो समघात होने पर क्या है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 14 को कैसे लिख सकते हो, 13 माइनस 1। 13 माइनस 1 की पावर कितना करोगे, 116। अब 13 है तो 13 खत्म करो, -1 की पावर 116। अब 116 है तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 116 है तो क्या हो जाएगा, अब सम संख्या जब किसी -1 को अगर 2 बार गुणा करते हैं तो ये +1 हो जाता है, तो चाहे सम बार कितनी भी बार गुणा करो ये 1 ही हो जाएगा। तो इसीलिए इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे सवाल आएंगे तब आगे हम उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है भाजक निकालना। ये भाजक कैसे निकाले जाते हैं उसको देख लेते हैं, और ये लास्ट हमारा आज का है। भाजक कैसे निकाले जाते हैं, देखिए ऐसा हमें दे दिया जाएगा कि 2 की पावर 96 + 1 को विभाजित किया जा सकता है किससे, या 48 पावर 17 - 7 पावर 17 को पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है किससे, या 17 पावर 113। ऐसे सवाल अगर दिए हो तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म आपको याद रखनी है, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म आपको याद रखनी है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म याद रखनी है। क्योंकि इन सभी में क्या होता है, ये ए प्लस बी से कट जाता है, ये ए माइनस बी से कट जाता है, और ये भी ए माइनस बी से भी कट जाता है, और ए प्लस बी से भी कट जाता है। क्योंकि ये डिवाइड हमें वही डिवीजर पता करना है कि भाजक क्या होता है, तो हमें ये जो दिए होंगे वो इस फॉर्म में कहीं ना कहीं या तो बनाने होंगे या वो रखे ही होंगे पहले से। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, ये तो रखा ही है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, घात यहाँ पर दोनों में बराबर है, तो हम कह सकते हैं विषम अगर घात हो, हाँ ये एक पॉइंट याद रखना, अगर विषम घात हो तो उसे 3 मानो, सम घात हो तो उसे हमेशा 2 मानो। बाकी कितनी भी वो घातें लगाए रखे, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर घात विषम है तो आप इसको 3 मान के चलिए, सम है तो इसको 2 मान के चलिए। देखिए यहाँ पर विषम है तो हम इसको 3 मान के चलते हैं, तो ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 113, हाँ ए की पावर 3 मान के चलिए, और बी की पावर भी कितना मानेंगे, 3 मानेंगे, विषम है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किससे कटता है, अभी हमने बताया ए प्लस बी से कटता है। यानी अब ए की जगह 17 है, बी की जगह 12 है, तो 17 और 12 को जोड़ दीजिए, 17 और 12 को जोड़ दीजिए, यानी 7 2 9 और 2 1, यानी 29 से ये संख्या कैसी हो जाएगी, कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पर है, आपको सीधा दिख रहा है। हमने पहले कह दिया अगर विषम हो तो आप 3 मान लीजिए, सम घात लगी हो कितनी भी बड़ी लगी हो तो आप उसको 2 मान के चलिए और आराम से आपका लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ से देखिए, आप विषम घात है, आप इसको कितना मानेंगे, 3, और इसको कितना मानेंगे, इसको भी 3 ही, 17 17 3 ही मान के चलेंगे। अब यहाँ क्या बन क्या रहा है, देखो ए इसको हटा देते हैं जरा एक सेकेंड, देखो ये क्या है, ये ए है, ये बी है, तो ए की पावर 17 या क्यूब मान लीजिए माइनस बी की पावर 17, तो ए माइनस बी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रखिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हमने क्या बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी से हमेशा कटता है, फार्मूला ही उसका होता है। फार्मूला क्या होता है,
ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, किसका होता है, ए क्यू माइनस बी क्यूब का। तो ये ए माइनस बी से कटेगा, तो ए की जगह कितना है 48 और बी की जगह कितना है 7, यानी ये संख्या 41 से कटेगी, है ना सिंपल। ये 3 फॉर्म आपको याद रखनी है, क्वेश्चन करेंगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आराम से 41 ये इस तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल कुछ ऐसा है कि ए की जगह है कितना 2 और बी की जगह कितना है 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर इसको आप, क्योंकि ये सम है तो सम होने पर आप 2 ही मान सकते हो, इसको कितना मान सकते हो 2, और इसको भी 2 चढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन a प्लस बी का कोई फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा नहीं है और होता भी नहीं। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इस तरह से कोई ऐसा नहीं बना सकते हो कि कटे, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्यू फॉर्म में ले जाएंगे। किस फॉर्म में ले जाएंगे, हम क्यू फॉर्म में ले जाएंगे, और कोई दिक्कत भी नहीं, क्यू फॉर्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो 2 की पावर ये हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 32 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। तो ये बन गया जाके ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये जो डिवाइड होगा 2 की पावर 32 प्लस 1 ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या 32, देखिए एक सेकेंड रुक जाना जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है हमने इसको 2 की पावर 32 कर दिया, और 32 थी 3 दूनी 6 और 3 का 9, 96 होता है, सही है, प्लस 1। तो ये हमारा फॉर्म बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा, तो ए प्लस बी मतलब 2 की घात 32 और प्लस 1, 2 की घात 32 प्लस 1, तो ये संख्या इससे कैसी हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर सभी चीज़ें जो जितनी भी बच रही थी हम लोगों की टफ, वो सभी कर ली हैं। अब यहाँ पर नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे, जो बचे हुए थे, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम थी, रिमाइंडर थ्योरम हो कुछ भी हो, वो सभी आज कर ली हैं। बेसिक क्लासेस का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सीरीज पे चलेंगे, जिसमें पहले जो 30 क्वेश्चन लेंगे हम, वो लेवल 1 के क्वेश्चन होंगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन कैसे होंगे, एडवांस लेवल के होंगे, और इसमें PYQs को भी हम शामिल करके चलेंगे। तो चलिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए सेशन को अगर पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।